हाँ जी, अभी आपको दिखाई दे रहा है क्या, सुनाई दे रहा है, ये बताओ जरा। अभी दिख रहा है? ओके, ठीक है। अब दिख रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। कई सारे लोगों को दिखाई दे रहा था, कई सारे लोगों को नहीं दिख रहा था। अब शायद दिख रहा है ना। चलो फिर से मैं पढ़ा देता हूं। हम ये मान लेते हैं कि अभी कुछ नहीं पढ़ा है। ये पहले ही क्वेश्चन में बता रहा था और बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि हाँ दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि नहीं दिख रहा है ना। तो फिर से मैं एक बार आपको पूरा बता देता हूं, डोंट वरी। पता नहीं क्या हो गया था। अब दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। तो पहले मैं किसको पढ़ा रहा था? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया यार। ओके, चलिए आइए। अब करते हैं शुरुआत, है ना। देखिए, हमने 93 क्वेश्चन नंबर से हमें देखना है। आपने शायद क्वेश्चन पढ़ा होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि एबी और एसी बराबर है। एक वृत्त बी से गुजरता है और एसी को मध्य बिंदु क्यू पर स्पर्श करता है। एबी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करता है। एपी और एबी का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे कुछ इस प्रकार का, है ना। तो हमने एक आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाया। इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ये वाली। और हम इसको नाम दे देते हैं एबीसी। और एक सर्कल हमें इस तरीके से स्मार्ट वे में बनाना है कि वो बी को टच करना चाहिए। ठीक है, वो बी को भी टच करे। ऐसे ये बनेगा, है ना। एक सर्कल हम बना रहे हैं जो बी को टच करे, यहां पे पी को टच करे और यहां पे क्यू को टच करे, है ना। इस तरीके से ये बनेगा। अब एक थ्योरम आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं जो ऐसी होती है ना। या इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं इस तरीके से। यहां पे ये टी पे टच करता है और यहां पे दो पॉइंट्स पे टच करता है। तो मैंने आपको बताया था कि पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी, है ना। क्या ऐसा थ्योरम आपको याद है? ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं। देखो इधर समझ में आया। पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। तो यहां पर आप सोचिए कि ये एक बिंदु है, उससे एक इस प्रकार की रेखा गुजर रही है और एक स्पर्श टेंजेंट निकल रही है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एपी और पीबी के। क्या समझ में आई बात? इतना बताओ मुझे जल्दी से। एपी और हमें पीबी एबी का रेशो निकालना है, वो हम देख लेंगे। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ तकनीकी समस्या हो सकती है, अभी शायद सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ। ओके भाई। हाँ, ठीक है। ओके, फाइन। चलो, अब एक बात समझो। क्या होता है जब आप यहां पे इसको टच करते हो, आपको पता है कि ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है। अगर ये इसको यहां पे टच करेगा तो ये कहीं ना कहीं इसको बीचों बीच टच करेगा, है ना। आप कैसे भी बनाओगे वो सेंटर पे ही टच करेगा। और बोला भी कि मध्य बिंदु क्यू पर स्पर्श करता है। तो अगर आप समझिए कि एसी को, लेट से कि एसी, आपको पता है कि ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। और अगर मैं दोनों को 2x एज्यूम करूं, मैं 2x क्यों एज्यूम करूंगा? क्योंकि अगर अगर मान लीजिए ए से लेकर क्यू तक को मैं x मानूं, तो क्यू से लेकर सी तक को भी मैं क्या मानूंगा? x मानूंगा। ए से लेकर सी तक को क्या मानेंगे? 2x मानेंगे। तो ये x और ये x होगा।
और ए से लेकर बी तक पूरा कितना होगा, ए से लेकर बी तक पूरा कितना होगा, 2x होगा, क्योंकि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। अगर इसको 2x मानेंगे तो ये पूरा 2x होगा, और इन्होंने बोला है कि Q मिड पॉइंट है, यानी यहां से यहां तक x हो जाएगा, यहां से यहां तक x हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? मध्य बिंदु पे टच कर रहा है, ये बात सबको क्लियर है। अब आप बस इसकी वैल्यू रख दो, है ना, सबकी वैल्यू रख दो। ए क्यू का स्क्वायर क्यों आएगा, कोई पूछ रहा है, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका मान लो P है, ये T है, ये A है, ये B है। तो आपने पढ़ा था पीटी का स्क्वायर इंटू पीए और पीवी के बराबर होता है। तो पीटी तो आप समझिए ए क्यू और एपी और ए बी के बराबर होगा, इसलिए हमें इसको यहां पे करना पड़ेगा। एपी और ए बी के बराबर होगा, एपी और ए बी के बराबर होगा, ठीक है। और यहां पे मैंने पी क्यू नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है ए क्यू, सॉरी, ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर एपी और ए बी के बराबर होगा। अब ये हमने सही लिख दिया है। बात समझ आ गई? क्या आपको ए क्यू की वैल्यू पता है? तो आप बोलोगे हां, तो ए क्यू की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर। एपी की वैल्यू पता है क्या? एपी की वैल्यू नहीं पता है। और ए बी की वैल्यू पता है क्या? ए से लेकर बी तक कितना है? तो ए से लेकर बी तक आपके पास 2x है। इतनी बात समझ गए? अब सोचिए, x से एक x उड़ जाएगा, है ना, तो आपके पास क्या बचेगा? यहां बचेगा केवल x, ये 2 चला जाएगा नीचे, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एपी की, है ना। अब आपसे पूछा था एपी और एबी का रेशो बताओ। तो अगर एपी और एबी का रेशो पूछा जाए, एपी आपके पास कितना है? x/2, और एबी पूरा एबी कितना है आपके पास? 2x है। x से x चला जाएगा, इधर बचेगा 1 और 2 दूनी 4। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 1:4, 1:4, ऑप्शन डी, 1:4। हाँ, अब सब कुछ सही है, बताइए समझ में आया? ठीक है, ये दोनों x और x हो गए, तो ए क्यू का वर्ग बराबर एपी और एबी, है ना, ये आ गया। ए क्यू एक्स है, एपी नहीं पता, ए बी पूरा 2x है। एक्स से एक एक्स गया तो बचा x/2, एपी और ए बी, एक्स से एक्स गया, 2 का डबल 4, 1:4, ये आपकी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। शायद अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, बात इतनी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए इसको। ओके, ठीक है, थ्योरम पढ़ाई हुई है ना। चलिए, एबीसी में बी का आंतरिक सी का वाई समद्विभाजक बिंदु डी पर प्रतिच्छेद होता है, बीडीसी 50 है, तब ए क्या होगा? समझना बात को। देखो, यहां पे मैंने एक इस प्रकार का ट्राइंगल बनाया, और इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने नाम दे दिया एबीसी, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं? बी का आंतरिक समद्विभाजक, मतलब बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इसको अंदर से काटना है, तो इसको हम समवेयर कहीं पे भी ले जाते हैं, है ना, और बिंदु डी पर। और सी का वाई समद्विभाजक, देखो आंतरिक समद्विभाजक मतलब ये कोण को हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। ऐसे ही अगर हम सोचें, सी का बाहरी कोण ये होगा, और इस पे एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये इसका होगा। सी पर बाहर की तरफ, बी की अंदर की तरफ हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, जो बिंदु डी पर, पॉइंट डी पर मिल रहे हैं। तो हमने एक बात सीखी थी कि अगर ये वाला एंगल जो भी होगा, वो ये वाले का इसका डबल होगा, है ना। तो आपको बोला है कि ये वाला एंगल कितना है? 50 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसका डबल होगा, यानी 100 होगा। ए आंसर है इसका, है ना। ये थ्योरम आप याद रखें। अगर बेस सेम है, तो आप कहीं भी एक एंगल बनाते हो
तो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल आपका 2 थीटा होगा। ये आपने बेसिक में पढ़ा होगा, है ना। तो अगर ये 50 है तो ये 100 होगा। सिंपल सा थ्योरम था और कुछ नहीं था। मूविंग अहेड। क्लियर है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। सी डी बराबर ए सी है, बी डी 109 है, ए सी बी 72 है। डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो आपसे ये बन पाएगा। ठीक है। हाँ, चलो बता दूं। बिल्कुल, बहुत सारा आशीर्वाद भाई अरुण, हैप्पी बर्थडे। देखो, ये आपका एबीसी एक ट्राइंगल हो गया, है ना। हमने एबीसी एक ट्राइंगल बना लिया, ए बी और सी। ठीक है। बीसी को डी तक बढ़ाया गया। बीसी को आगे बढ़ा लेते हैं और मान लीजिए कि यहां हम ले लेते हैं डी। और सी डी और एसी बराबर है। सी से लेकर डी तक और ए से लेकर सी तक ये क्या है, ये बराबर है। बी ए डी, बी ए डी, अच्छा, इसको इससे मिलाना भी पड़ेगा, है ना। ये वाला पूरा जो एंगल है ये कितना है, 109 है। ए सी बी, ए सी बी, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 72 है। तो एबीसी बताइए, एबीसी यानी ये वाला एंगल आपको बताना है कितना होगा। एक बात बताओ, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या दो एंगल्स भी इक्वल होंगे? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आपको पता है कि ये पूरा 180 डिग्री होगा, पूरा अपने आप में 180 डिग्री होगा। तो अगर अंदर 72 है तो इधर 108 आएगा क्या, है ना भाई। इधर 180 में से इधर 72 हो गया तो इधर कितना आ गया, 108, है ना। अब आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे ट्राइंगल एसीडी को, तो ट्राइंगल एसीडी में दो एंगल्स इक्वल है। तो अगर 180 में से इस 108 को मैं माइनस कर दूं तो फिर से 72 आ जाएगा और ये दो इक्वल में डिवाइड होगा, यानी ये वाला एंगल भी 36 होगा और ये वाला एंगल भी 36 होगा, हाँ या ना। अब हमें पता है कि ये पूरा एंगल 109 है। तो अगर 109 में से 36 माइनस कर दिया जाए तो 9 में से 6 गया और 10 में से 3 गया। तो ये वाला एंगल इधर इधर का 73, उधर उधर का 36 और दोनों का टोटल 109। अब इसके बाद अगर आप ट्राइंगल एबीसी को देखें तो आपको पता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। उसमें से दो एंगल्स आपको पता है जो 145 है, 73 प्लस 72। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल आपके 35 डिग्री का हो जाएगा। 35 डिग्री इज द आंसर। वेरी सिंपल, है ना। अगर ये 72 है तो इधर वाला 108। और वैसे भी ये एक्सटर्नल एंगल है, बाहरी कोण है जो दोनों के बराबर होगा। तो दोनों 36 36 होंगे तभी तो ये 72 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर ये 36 है और ये पूरा 109 है तो 109 में से 36 गया, 73 आ गया। ये 73, ये 72, तो ये वाला कितना, ये वाला 35। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड।
देखो, चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त खींचा हमने, है ना, तो मतलब एक सर्कल बनेगा जिसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा, है ना। तो इसको हम बना लेते हैं। देखो, इसका भी एक थ्योरम होता है जो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे इसको नाम दे दीजिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। और याद रखिए कि ए बी प्लस सी डी, आमने सामने की ए बी और सी डी, और बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होगी, बराबर। ए बी प्लस सी डी और बी सी प्लस ए डी, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होगी, आमने सामने बराबर होंगी। तो आपसे बोल रहे हैं ए बी कितना है, 6 है। ए बी कितना है भैया, 6 है। सी डी कितना है, सी डी आपके पास कितना है, 5 है। एडी कितना है, एडी आपके पास 7 है। तो आपसे पूछा है बीसी की लंबाई बताइए क्या होगी, बस। तो ये क्या हो गया, 6 और 5 11। ये क्या हो गया, 7 प्लस एक्स। तो बताइए 7 में क्या जोड़ें कि एक्स आ जाए, यानी 4। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आमने सामने का बराबर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। तीस सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सर्कल्स हैं जिनकी एक कॉमन कॉर्ड है, वेनिस्ड जीवा है, वो आपको बताना है, जिनकी केंद्रों से बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है भाई। सर्कल का रोल क्या था, सर्कल का रोल था तभी तो आमने सामने का वो बराबर हुआ। ठीक है, देखिए 30 और 40 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त हैं और दोनों उभयनिष्ठ जीवा है, यानी दोनों एक दूसरे को काटेंगे। तो ये हो गया आपका एक सर्कल, है ना। और एक और ले लेते हैं जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उसकी कितनी है, 40 है ना, ऐसे मान लेते हैं अपन। ठीक है, फिर इसके बीच में कॉमन कॉर्ड हमें लेना है, तो कॉमन कॉर्ड बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये एक कॉमन कॉर्ड हो गई, इसका सेंटर यहां कहीं पे आ जाएगा, इसका सेंटर जो है यहां कहीं पे आ जाएगा। और अगर आपने इन दोनों को मिला दिया तो ये कितने का हो जाएगा भैया। और देखो ये हमेशा इक्वल डिवाइड करता है, आपको पता है ना। और दोनों सेंटर्स के बीच की कितनी डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 है। एक की रेडियस 30 है तो एक की रेडियस 30 हो गई, और एक की रेडियस कितनी है, 40 है, तो एक की रेडियस 40 हो गई, है ना। और अगर आपको पता हो तो आपको एक चीज ध्यान जा रही होगी कि 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो 30 40 50 भी क्या होगा, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। इसका मतलब कि ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको नाम दे दो ए, या फिर ऐसा करो इसको नाम दे दो ए बी, है ना, इसको नाम दे दो ए बी, और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको ट्राइंगल पी ए क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और कर्ण के सामने 90 अंश का कोण होता है। मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। अब आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, एक बार के लिए आप यहां पे एक तरफ राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जिसमें ये ए रहा, ए पे 90 डिग्री है
क्योंकि कर्ण के सामने, हाइपोथेनियस के सामने आपका 90 डिग्री होता है, ये आप जानते हो। तो ये ए है, तो एक तरफ P आ जाएगा, एक तरफ Q आ जाएगा। ये ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है अगर इसको हम थोड़ा रोटेट कर दें, और यही ट्राइंगल जैसा अभी है ऐसा भी बना रह सकता है, ये ऐसा भी बना रह सकता है ना। इसमें यहां पे आपका P है, यहां पे A है, यहां पे B है ना। अब मुझे एक बात और बताओ, आपको पता है कि ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है, और यहां पर अगर देखें तो ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। लेकिन लेकिन आपको अगर ये पता चल जाए, जिसका नाम क्या है, ए से लेकर इसको नाम दे देते हैं ओ, अगर ए से लेकर ओ तक की वैल्यू पता चल जाए तो उसका डबल कर देंगे तो कॉमन कॉर्ड आ जाएगा। यानी हमने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल कर दिया, है ना भाई। दोनों ट्राइंगल्स को हमने दो अलग अलग डायमेंशन से दिखाया, इक्वल एरिया हमने कर दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं, इक्वल एरिया। एक तरफ मैंने इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और दूसरी तरफ मैंने इसको एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाया। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो ट्राइंगल ऐसा हो या ऐसा हो, है तो सेम ट्राइंगल, एरिया तो सेम होगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इधर आ जाए 1/2 बेस इंटू हाइट, बोलो हाँ या ना। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे आपको यहां पे हाइट पता चल जाएगी। 1/2 से 1/2 गया, है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, 0 से 0 गया, 5 से कैंसिल कर दिया 8 बार, तो आपको ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस कितनी मिल गई, 24 मिल गई। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब अगर ये 24 है तो आपसे अगर मैं पूछूंगा पूरी कॉमन कॉर्ड, तो आप 24 का डबल करोगे, यानी जो कॉमन कॉर्ड है, उभयनिष्ठ जीवा है, उसकी लंबाई कितनी होगी, 48। आया समझ में। ये कर्ण की आधी नहीं होगी, कर्ण की आधी कब होती है, जब माध्यिकाओं या मध्य बिंदु पर मिले। ऐसा यहां पे कोई पक्का निश्चित नहीं है ना। ये इसके मध्य बिंदु पर नहीं मिल रही है, ये माध्यिका नहीं है, तो वो नियम नहीं लगेगा, है ना। देखो यही कोण है, एक बार मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल दिखा रहा हूं और एक बार इसको एक नॉर्मल ट्राइंगल दिखा रहा हूं। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट मिल गई 24, तो यहां से यहां तक 24, तो यहां से यहां तक भी 24, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 48, 48। आया भैया समझ में। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल जी। पढ़ो इसको ध्यान से, है ना, बातें नहीं, पढ़ने पे ध्यान लगाओ, ये क्वेश्चन धुआं निकालने वाला है। ठीक है। हम्म।
चलो तैयार, अब आ जाओ जरा, फुल स्क्रीन करना और इसको देखना, आपको एक अलग ही प्रकार का आनंद मिलेगा इस सवाल को समझने के बाद, है ना। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो दो जीवाएं हो गई, एक जीवा इस प्रकार से लेना पड़ेगी और दूसरी जीवा कुछ इस प्रकार से लेनी पड़ेगी, ऐसे वो प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, है ना। और ए बी, एक का नाम ए बी दे दो, तो एक काम करते हैं, इसका नाम ए बी दे देते हैं और इसका नाम सी डी दे देते हैं, और ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इनका सेंटर यहां कहीं पे इसका हम सेंटर ले लेते हैं, है ना। एक दूसरे के लंबवत है, ये हमने पहले ही देख लिया था, परपेंडिकुलर है। लंबवत मतलब ऐसे होना चाहिए ना, एक दूसरे को ऐसे काटना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो यहां पे आप थोड़ा सा बना सकते हो चाहो, तो ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रही है। चलो आगे देखेंगे। ए से लेकर ई तक, ई से बी तक और ई से डी तक सबकी लेंथ देखो आपको दी हुई है, इसको ध्यान से बस देख लेना है ना। ए से लेकर ई तक की लेंथ 2 है, ई से लेकर बी तक की लेंथ 6 है, ये पूरा कितना है, ये पूरा 6 है ना। और ई से लेकर डी तक ये इतना सा जो टुकड़ा दिख रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। तो आपसे बोला है व्यास बताइए, डायमीटर बताइए, ठीक है। डायग्राम का खेल है, मजा आ जाएगा आपको। देखो देखो, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे आप जीवाएं नहीं बना सकते, ये लंबवत नहीं कहलाएगी। लंबवत कब होगी, परपेंडिकुलर कब होगी, जब ये इस तरीके का बनेगा तभी ये लंबवत होंगी, ये ध्यान रखना। चलो अब करते हैं अपना काम शुरू। एक बात बताओ, अगर आपको किसी तरीके से रेडियस पता चल जाए, है ना, अगर आपको रेडियस पता चल जाए यानी त्रिज्या पता चल जाए, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। यहां से हम 2 लंब खींचेंगे, एक इस पे और एक इस पे, ठीक है। और आपको पता है कि केंद्र से जब भी जीवा को मिलाया जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है ना। तो ये इसको 2 भागों में बांटेगा, ठीक है, मतलब पूरी जीवा को, केवल इसको नहीं पूरे को आप देखेंगे, और ऐसे ये जो है इसको 2 भागों में बांटेगा। थोड़ा सा खेल को समझना, है ना। आप पहले ऐसा करो, इसको कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी हो गया, इसको आप नाम दे दो चलो ई, नहीं ई तो पहले से अपने पास है ना, इसको आप नाम दे दो एफ, इस बिंदु को एफ नाम दे दो, और इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं जी। अब सुनना, अगर ओ एफ लंब हो, परपेंडिकुलर हो सी डी पर, तो आपका सी से लेकर एफ तक और एफ से लेकर डी तक क्या बराबर हो जाएगा। भाई आपकी जो जीवा है सी डी, इस पर अगर हम कहीं पे एक लंब खींच देंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी ना। केंद्र से जब भी लंब बनाया जाता है तो जीवा समद्विभाजित होती है, जीवा 2 बराबर भागों में बंटती है। समझ आ रही है बात, है ना। तो अगर मैं ओ और एफ को मिलाऊंगा तो ये कंप्लीट, ये जितना भी है ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो एक कंक्लूजन तो हमें ये मिल जाता है। दूसरी बात एक और देखो, अगर इसी प्रकार से ओ से लेकर जी तक को हम मिलाएं, तो ओ से लेकर जी तक लंब है ए बी पर, परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ए से लेकर जी तक और जी से लेकर बी तक की लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। अच्छा एक और चीज आपको मैं बताता हूं, जब भी जीवाओं का ऐसा वाला केस बनता है, जब 2 कॉर्ड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर यानी लंबवत एक दूसरे को काटती है, तो एक नियम काम करता है। कौन सा नियम होता है, वो नियम होता है कि ए से लेकर ई तक और ई से लेकर बी तक का गुणा, ठीक है, ई से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक के बराबर होता है। ये नियम आपको याद है क्या, बताया था, है ना। ए से लेकर ई तक, ई से लेकर बी तक का मल्टीप्लीकेशन ई से लेकर डी तक और ई से लेकर सी तक के बराबर होता है।
तो देखो ए से लेकर ई तक की वैल्यू 2 है, ई से लेकर बी तक की वैल्यू 6 है, ई से लेकर डी तक की वैल्यू 3 है, और सी डी हमें नहीं पता, सी डी नहीं, सीई, ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिख देता हूं ईसी, ईसी हमें नहीं पता। तो 3 से कैंसिल होगा 2 बार, ये आ जाएगा 4। तो भैया एक बात और पता चल गई कि ईसी जो है, ई से लेकर सी तक, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कितना है, ये कुल 4 है। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, अब खेल शुरू हो रहा है ना। सब चीजें मैंने बता दी, अब हम बहुत जल्दी जल्दी आंसर ले आएंगे। पहले आप ऐसे समझो, मैं आपसे पूछूंगा कि सीडी की लंबाई बताओ कितनी है। तो देखो, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 3, तो कुल लंबाई 4 और 3 7 हो गई, और इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे, है ना। सीडी कितना है, 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा आपका 7। और अगर इसका मैंने हाफ कर दिया तो सी से लेकर एफ तक 3.5 और एफ से लेकर डी तक 3.5। अगर पूरी सीडी की लंबाई 7 है तो ये मध्य बिंदु हो गया, इसके ऊपर 3.5, इसके नीचे भी 3.5, तो सी से लेकर एफ तक की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.5। और यहां से लेके यहां तक की लंबाई भी कितनी आएगी, 3.5, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, सेम काम हम यहां करेंगे। ए से लेकर यहां तक 2 और यहां से यहां तक 6, तो टोटल ए बी की लंबाई कितनी हो गई, ए बी की लंबाई हो गई 2 + 6 यानी 8, और 8 का आधा कर देंगे तो ये भी 4 और ये भी 4, यानी ए से लेकर जी तक 4 और जी से लेकर बी तक 4। अब मुझे ये बताओ, बस मेन काम की चीज देखना, ये कितना है, 4 होना चाहिए और ये भी 4 होना चाहिए। अगर ये 4 है जिसमें से 2 पहले से है, तो हमें पता चल गया कि ये कितना है, 2 है। और अगर यहां से यहां तक 2 है तो यहां से यहां तक भी 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा। ये बात भी सही है, ये पहले से 90 डिग्री बन के बैठा है। तो अब देखो खेल, अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि भैया ये है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3.5 है, और ये है हमारे, इसके लिए ये क्या है, त्रिज्या। और अगर त्रिज्या रेडियस पता चल जाए तो उसका डबल कर देंगे तो व्यास पता चल जाएगा, हो जाएगा काम। तो यहां पे लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, है ना। आप चाहें तो 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा r का वर्ग बराबर 7 का वर्ग बटे 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, ठीक है। तो और अगर आगे ले जाएं तो r का वर्ग बराबर 4 और 4 हो जाएगा 16, 16 जब इसमें जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका 65/4। इसको इधर लिख देता हूं मैं, है ना। r बराबर 65/4, क्यों, 4 और 4 16, 16 जुड़ा और वर्ग है तो इस पे वर्गमूल लग जाएगा, है ना। तो अगर इसको आप और सॉल्व करोगे तो 65 तो बाहर नहीं निकलना है, लेकिन नीचे 2 जरूर निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये त्रिज्या है। और अगर त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो व्यास मिल जाएगा, यानी आपका जो व्यास है वो क्या है, √65 है। ये आपके प्रश्न का आंसर है, ए √65 इज द आंसर। बोलो भैया, धुआं धुआं हुआ कि नहीं हुआ, आनंद की प्राप्ति हुई। हाँ, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ए से लेकर ई तक और ई से लेकर बी तक का मल्टीप्लीकेशन ई से लेकर डी तक और ई से लेकर सी तक के बराबर होता है। इससे हमें ईसी यानी यहां से यहां तक की वैल्यू मिल गई, विच इज 4, है ना। अब ये टोटल हो गया 7, तो 7 का हाफ 3.5, 3.5, तो ये 3.5 मिल गया। ये पहले से गिवन था 2 + 6, ये पूरा 8 था, 8 का हाफ 4 और 4, तो ये टोटल 4 है।
4 को आधा आधा करा तो 2 और 2 में आ गया, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये 2 है, ये 3.5 है, तो ये आपको पता लगाना है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो आपको ये त्रिज्या मिल गई, और त्रिज्या का दुगना करेंगे तो व्यास, रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर, विच इज 65 अंडर रूट में। ये आंसर है। अब बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और आप इसको रिवीजन करिए। रिवीजन तो रोज करना है, लिख लिख कर रोज देखना है। ये बोलना छोड़ दो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आया तो क्या करेंगे, अगर ये सोचोगे कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये सोचो कि हमें हर चीज सीखनी है ना, रोते रहोगे परेशान रहोगे। रोना छोड़ो, सीखने पर ध्यान लगाओ। ओके हो गया। चलो देखें, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा एडी तथा डीओसी एक रेखाखंड है जो डी से प्रारंभ होकर एबी को बिंदु सी पर मिलता है। इसका डायग्राम बहुत तगड़ा बनेगा, सुनिएगा। ये आपने एक सर्कल बनाया है ना, एक जीवा बनाते हैं पहले। तो हमने ये एक जीवा बना दी, कुछ इस प्रकार से ले लो भले, है ना, ऐसे ले लो। जैसे ये हमने एक जीवा बना दी, इसका नाम क्या दे दिया, एडी। ठीक है, और ये यहां कहीं पे अपन ले लेते हैं सेंटर। ठीक, अब होगा क्या, इस ए बी को आगे बढ़ाएंगे। इसको मान लीजिए मैंने यहां बढ़ा दिया, और इसको केंद्र से गुजारते हुए यहां कहीं पे मिला देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये हो गया, ये आपका O हो गया। ये B को टच करते हुए C पर जाकर दोनों मिल गई। ए बी को आगे बढ़ाया, D को आगे बढ़ाया, C पे जाके ये दोनों की मुलाकात हो गई, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, ए बी को बिंदु C पर मिलता है, BC और OD बराबर है। देखो BC और OD, हालांकि हमारा डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बना है, लेकिन आप काम चलाइए। BC यानी ये और OD यानी ये बराबर है। अच्छा, O से लेकर D तक क्या है, ये अपने आप में एक त्रिज्या है ना। तो अगर O को मैं A से मिला दूं, O को अगर A से मिला दिया जाए या O को B से मिला दिया जाए, देखो केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, सेंटर से सरकमफेरेंस, तो ये भी बराबर होगा। ये सब त्रिज्या है ना। O से लेकर D तक रेडियस, O से लेकर A तक रेडियस, O से लेकर B तक रेडियस, ये सब क्या है, रेडियस है ना, त्रिज्याएं हैं। और BCD कितना है, BCD यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 20 डिग्री है। अब एक बात बताओ, और आपको पूछा क्या है, AOD यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। मुझे सिर्फ एक बात बताओ आप, भाई देखो, अगर दो भुजाएं बराबर हों तो दो कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 20 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 20 होगा। यस और नो, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, 20-20 होंगे, 20-20 होंगे। अब अगर ये दोनों 20-20 हैं तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, 40 होगा, है ना। किसी भी ट्राइंगल में ये 20 है, ये 20 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ये 40 हो गया। अच्छा, ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, तो अगर ये 40 है तो ये वाला भी 40 होगा। दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब इस वाले ट्राइंगल में ये 40 है, ये 40 है, तो बताओ ये वाला कितना। तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, 180 में से 80 गया तो ये वाला 100 आ गया।
तो आपका ये वाला एंगल कितने का आ गया? ये वाला एंगल आपका 100 का आ गया। बोलो हाँ या ना। आखिरी बात, आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितने का होगा? ये पूरा एंगल 180 का होगा। उसमें से 100 और 20, 120 गया तो उस तरफ यानी इधर कितना बचेगा? 60। बस यही आपका आंसर है, 60 डिग्री। बोलिए ओके है? ठीक है, फिर से सुनो। ये 20 तो ये 20, दोनों 20 20 तो ये 40, दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल्स 40 40। अगर ये दोनों 40 40 80 तो थर्ड एंगल 100। पूरा 180 होता है, 180 में से 100 और 20 गया तो ये वाला कितने का बचेगा? 60 का बचेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है। हाँ, चलो भैया, डन। फाइनली सेंचुरी, पहली सेंचुरी कंप्लीट। 2 सेंचुरी मारना है, अभी तो बहुत लंबा सफर है। हम्म। रोहित बोल रहा है सर आप तो बोल देते हो इजी है पर होना भी तो चाहिए। रोहित, इजी बोलने से प्रश्न भले इजी ना हो लेकिन दिमाग को मैसेज सही जाना चाहिए। जैसा बोलोगे वैसा आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा। अगर टीचर बोलेगा बहुत कठिन है बहुत कठिन है, मैं बता रहा हूं तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, या तो तुम पढ़ाई छोड़ दोगे या तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। और अगर टीचर बोलेगा आसान है सीख सकते हो प्रैक्टिस करेंगे बनेगा इजी है, तो वो डोज आपके दिमाग में जाता है ना। शब्द का फर्क है, लेकिन एक चीज आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है और एक चीज आपको डिप्रेशन में डाल सकती है, डीमोटिवेट कर सकती है। तो आपको कुछ पता नहीं है, आप हो बच्चे एकदम छोटे से, दुनियादारी आपने देखी नहीं है, तो आपको अभी कुछ भी समझाना उचित नहीं रहेगा। हम्म। हाँ भैया, क्या बोलती है जनता? बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत बोरिंग चैप्टर है, हमने तो आपको पहले ही बोला था। है ना। बोला जाता है कि अगर एक ताजे फूल को आप अपशब्द कहो, एक ताजे फूल को बोलो बहुत बेकार फूल है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो ताजे फूल को भी मुरझा दे। है ना। आपके सामने एक ताजा फूल रखा है और आप अगर लोग उस पे शब्दों के बाण छोड़ेंगे ना, बहुत बेकार फूल है, इसका कलर बेकार है, वो बेचारा मुरझा जाता है। इतनी ताकत होती है शब्दों में। तो आप तो इंसान हो। बिल्कुल। चलिए, एबीसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवा AB और AC O पर बने कोण 90 अंश है। 90 और 110 है, और BAC आपको ज्ञात करना है। देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं, है ना। ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक। एक यहां पे इस प्रकार से पहले व्यास बना लेते हैं, फिर 2 जीवाएं बनाते हैं, एक को यहां ले लिया, एक को यहां ले लिया। ठीक है बात। इसको नाम दे दिया AB और C। देखो AB और AC 2 जीवाएं हैं, है ना। O पर बने कोण 90 डिग्री, केंद्र द्वारा O पर बने कोण 90 डिग्री और 110 है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, यहां पे हमें लेना पड़ेगा। और ABC वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ये बिल्कुल ठीक है।
और ओ पर बने कोण 90 डिग्री और 110 है। इसका मतलब ऐसी कुछ बात कर रहे हैं क्या ये? है ना, ए बी और ए सी। हाँ, बी ए सी आपको पता लगाना है, कंप्लीट एंगल आपको पता लगाना है कितने का बनेगा। बिल्कुल, है ना। एक तरफ आपका 90 डिग्री बनेगा, ए बी बनाएगा तो 90 डिग्री और ए सी बनाएगा तो 110। ये बात हो गई यहां पे, है ना। अब आपको यहां पर क्या क्या चीजें पता है, और एंगल आपको बी ए सी यानी ये कंप्लीट एंगल पता लगाना है कि ये कंप्लीट एंगल क्या होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे हम एक गलती कर रहे हैं। हम इसको अगर व्यास ले लेंगे तो ये 90 अंश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहां बोला है कि व्यास है, तो हम डायग्राम गलत बना रहे हैं, है ना। डायग्राम को थोड़ा सा सुधारते हैं। देखिए क्या करेंगे, व्यास अगर हो गया तो 90 अंश हो जाएगा ना, और व्यास तो बोला ही नहीं है। तो आप एक काम करो, आप इसको ऐसे बनाओ, थोड़ा सा तिरछा करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि ये सेंटर से नहीं गुजर रहा है ना। एक जीवा को यहां ले लेते हैं और एक जीवा को यहां ले लेते हैं। अब ये सेंटर पे नहीं बन रहा है ना, इसलिए 90 डिग्री वाला कोई डाउट यहां नहीं बचेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। और केंद्र यहां कहीं पे, उसको हम छोड़ देंगे। और अगर इसको इससे मिला दिया जाता है तो ये क्या करता है, दो एंगल्स बनाता है ना। एक इस तरफ बना लेगा 90 का, और उस तरफ बना लेगा 110 का, और हमें ये वाला एंगल पता लगाना है। केंद्र की, सेंटर की, व्यास की यहां कोई बात नहीं की जा रही है, उसकी कोई बात नहीं है। समझ गए बात? हाँ, ठीक है। अब एक बात समझिए, आपसे अगर मैं पूछूं जीवा ए बी ए सी द्वारा, अरे यार केंद्र, केंद्र तो बोल रहे हैं, फिर कहां गड़बड़ हो रहा है? केंद्र बोला है, फिर डायग्राम गलत बन रहा है अपना अभी भी। केंद्र बोल रहे हैं भाई, केंद्र अगर बोल रहे हैं तो फिर कुछ अलग बनाना पड़ेगा। हम्म। एक काम करो, फिर से एक काम करते हैं, एक को यहां बनाओ। केंद्र बोला है ना, केंद्र बोला है, मैं समझने में गलती कर रहा हूं। एक को यहां बनाओ, ठीक है। अब अपन केंद्र पे बना देंगे, और आप ले लीजिए केंद्र यहां पर, है ना। यहां कहीं पे, कहीं भी हम ले सकते हैं, तो हम केंद्र यहां ले लेते हैं, है ना। इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। अब सही है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्योंकि ऐसा बनाना गलत हो जाएगा ना, ऐसे में तो ये 90 डिग्री बनेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वैसे नहीं चलेगा काम, है ना। अब आप अगर ए को इससे मिला देते हो तो ये वाला एंगल हो गया आपका 90, ये वाला एंगल हो गया आपका 110, और ये पूरा वाला एंगल आपको बताना है। अब सही है, अब अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसको करने का पहला तरीका क्या हो सकता है? देखो, पहले तो एक बात समझो कि ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है ना। ये आपके सब एंगल्स बराबर होंगे। तो अगर इसको हम पहली मेथड से करें और अगर इसको ओ नाम दे दें, तो ट्राइंगल एओसी में देखना, अगर एक का आपका 110 है तो 180 में से 110 गया, यानी क्या बचा 70। तो ये वाला एंगल भी आपका 35 होगा, और ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा? 35 होगा। ठीक इसी प्रकार आप ट्राइंगल एओबी में देखोगे तो 180 में से एक एंगल 90 चला जाएगा, तो बचेगा आपके पास 90, और ये दोनों हाफ होंगे, यानी ये वाला एंगल आपका 45 होगा, और ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा? 45 होगा। तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा 45 प्लस 35, 4 3 7 8, यानी 80 डिग्री। अब सही है, अब आंसर अपना आ जाएगा, 80 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसका एक और तरीका हो सकता है, मेथड नंबर 2। कैसे? देखो, ये एक प्रकार से ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझना,
आप समझिए कि ये वाला एंगल पूरा, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 200, तो इधर कितना बनेगा, इधर बनेगा 160, है ना। तो केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। अगर इधर 160 बन रहा है, इसका मतलब यहां पे कितने का बनेगा, 80 का बनेगा, तो भी आंसर आ सकता है। देख रहे हो डायग्राम से कितना फर्क पड़ जाता है। अगर ये पूरा 90 प्लस 110, अगर ये पूरा अपने आप में 200 है, तो इधर बाहर कितना बनेगा, 160, और अगर ये 160 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है। चलिए भाई, अगला सवाल। हाँ, बिल्कुल, कई लोगों ने यही दिमाग लगाया था, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, सही जवाब है। ओके। एबीसीडी चार बिंदु हैं वृत्त पर इस प्रकार कि एसी और बीडी ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बीईसी 130 है, ईसीडी 20 है, बीएससी आपको बताना है ना। देखिए काफी आसानी से ये बन जाएगा। एक हमने यहां पे लिया, आपसे बोला गया है एबीसीडी चार बिंदु हैं कि एसी और बीडी बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी अब ये ऐसा होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ठीक, और यहां कहीं पे इनका सेंटर होगा, केंद्र होगा, है ना। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यानी ऐसे ही बनेगा, है ना। तो आप ऐसे समझिए, एक को नाम दे देते हैं एसी, एक को नाम दे देते हैं बीडी। ठीक, और ये कहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ई पर। आपसे बोला है बीईसी, यानी ये वाला एंगल कितना है, 130 है, और ईसीडी, ई सी डी, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला 20 है। तो आपसे पूछा है बीएसी, ये वाला एंगल आपको बताना है कितना होगा, है ना। अच्छा, एक मिनट, आपको पहले इसको भी तो मिलाना पड़ेगा। ये ऐसे मिलेंगे ना। अब आपसे क्या बोला है, ये वाला एंगल कितना है, 20 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। आपको मैं पहले ही एक चीज याद दिला दूं कि अगर एक सर्कल में हम किसी एक चाप पे जाते हैं तो उससे कितने भी कोण बने, क्या वो सारे कोण बराबर होते हैं, ये सब एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आप इस बीई पर ध्यान दो, सॉरी बीसी पर ध्यान दो। इसी से ये एंगल बन रहा है, देखो ये बीसी हो गया, इसी से यहां बन रहा है, और इसी से यहां बन रहा है। क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। तो अगर ये वाला कोण पता चल जाए तो ये वाला भी पता चल जाएगा। अब एक बात समझना, ये पूरा अपने आप में कितना होता है, पूरा अपने आप में 180 होता है ना। तो अगर 180 में से एक 130 एंगल गया तो अंदर कितना बनेगा, 50, है ना। फिर 180 में से अगर 50 प्लस 20 70 गया तो बचा कितना, 110, यानी ये वाला 110 है, तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। ये आंसर आ गया 110, ऑप्शन डी। इंटरसेक्ट कैसे पता चलेगा, प्रश्न से ये लिखा हुआ है प्रतिच्छेदित होते हैं, इंग्लिश में लिखा होगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, तो ये इंटरसेक्ट होता है। लंबवत मतलब ऐसे काटे, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे काटे। नेक्स्ट। ओके भाई।
ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। क्या बोल रहे हैं कवि यहां पर? PQ वृत्त पर दो बिंदु हैं, केंद्र O है, लघु चाप पर बिंदु R है, PQ और जो P और Q के बीच में स्थित है, P और Q पर एक इस खींची गई स्पर्श रेखाएं S पर जाकर मिलती हैं, और PSQ देखते जाना है ना। ये एक सर्कल हो गया। दो बिंदु ले लेते हैं, P और Q वृत्त पर स्थित है, केंद्र O है, तो ये केंद्र हो गया। इसको मैं ले लेता हूं, मान लीजिए थोड़ा और ऊपर ले लें भले, हम यहां ले लेते हैं, P इस तरफ ले लेते हैं, Q इस तरफ ले लेते हैं, है ना। और अब देखो PQ का ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है, और यहां कहीं पे वो बोल रहे हैं कि मध्य में, P और Q के मध्य में कौन स्थित है? P और Q के मध्य में R स्थित है ना, और वो भी माइनर आर्क में। आपको मैंने बताया था कि जैसे ये होता है, ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है, ये लघु चाप है, ये दीर्घ चाप है ना, छोटा और बड़े का फर्क है। और क्या बोल रहे हैं, स्पर्श रेखाएं एस पर मिलती हैं। देखो एक यहां से स्पर्श रेखा गुजार दो कुछ इस प्रकार से, है ना, ये यहां चली जाएगी, और ऐसी एक रेखा आप यहां से गुजार दीजिए। ये दोनों एक दूसरे को कहां टच कर रही हैं? ये दोनों एक दूसरे को एस पर टच कर रही हैं, है ना। इसी प्रकार आप यहां पर भी इसको इससे मिला सकते हो चाहो तो, और आप इसको भी इससे मिला सकते हो। ठीक, कुछ ऐसी स्थिति यहां पे बन रही है। और क्या बोल रहे हैं, PSQ यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना डिग्री है? 20 डिग्री है। तो PRQ क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या बात समझ गए आप? हाँ ठीक है, करेक्ट। अब यहां पर हम एक बात थोड़ी समझेंगे, है ना। जरा आप खेल को अब समझना, इसको इससे मिलाओ पहले तो, ठीक है। और इसको इससे मिला दो, ठीक है। अब सुनना, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, PQRST, इसको कुछ भी नाम दे दो, A नाम दे दो आप, है ना, और ये आपका क्या है? O है, ठीक। अब एक बात समझना, आपको एक चक्री नहीं, सॉरी, एक पूरा कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, POQS, है ना। मैं जो बोल रहा हूं वो देखना, POQ और S, क्या ये एक कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है ना। अब इसमें क्या है, आपके पास एंगल P है, एंगल O है, एंगल Q है, और एंगल S है। और चतुर्भुज के सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा, क्या होता है, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि P और Q कितने के होंगे? 180 के होंगे, है ना। S कितने का है? 20 का है। तो बचा O, इसको पता लगा लेते हैं। तो एंगल O क्या होगा? 360 में से आप 200 माइनस करोगे तो ये 160 आ जाएगा। मतलब मुझे पता चल गया कि ये वाला एंगल कितने का है? ये 160 का है। अब इसके आगे सुनना, केंद्र पर अब बनने वाला कोण परिधि का दुगना होता है। अगर ये 160 है तो ये वाला कितना होगा? ये 80 होगा, है ना। इसके बाद आप देखिए ट्राइंगल PAQR, PAQ और R, क्या ये एक चक्रीय चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर
ये वाला 80 है तो इसके सामने क्या होगा, 100 होगा। ये आपका आंसर है, 100 डिग्री, 100 इज द आंसर। ठीक है बात, बहुत गजब सवाल है ये आपके। ये एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में 90 डिग्री भी होंगे। क्यों 90 होंगे वो भी हम जानते हैं। ये 90 क्यों होंगे, क्योंकि सेंटर से जब भी आप स्पर्श बिंदु, ये एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, तो सेंटर से जब भी टेंजेंट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है। ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों कितने हो गए, 180 हो गए, है ना। केंद्र से आप जब इसको मिलाते हो टेंजेंट को तो 90 डिग्री बनेगा, है ना। ठीक है, सेंटर से जब स्पर्श रेखा को मिलाओगे तो 90 डिग्री, 90 90 तो ये हो गया आपका 180 गया, और ये 20 गया तो ये 160, ये 160 तो 80, ये 80 तो ये 100, ये आपका आंसर है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आज के प्रश्नों में मजा आया होगा। अभी हम और आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। तब तक के लिए कल वापस अपने समय पर मिलते हैं, और आज रात को भी हम 8:30 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे, तो उसमें भी आप सभी लोग पधारिए। आज का सेशन यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं वापस अपने समय पर। तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।